गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 अपना प्रोग्रेस पर है और चैप्टर नंबर 3 में अब तक काफ़ी टॉपिक्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, जिसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन भी अपन ने पढ़ा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने डायपोल के कारण भी पढ़ लिया। आज जो अपन टॉपिक है जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए आज से भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी की आज अपन चर्चा करते हैं। और जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं। देखो एग्ज़ाम में एक चीज़ का ध्यान में रखना कि चाहे चालक गोलीय कोस आ जाए या चालक गोला आ जाए, दोनों चीज़ों के लिए एक ही डेरिवेशन करना है अपने को, जैसा अपन ने गॉस लॉ के अंदर जो एप्लीकेशंस पढ़े थे उसके लिए किया था। तो जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल या अपन बोल सकते हैं कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। ठीक है, तो टॉपिक से ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, या पूछा जा सकता है कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, या पूछा जा सकता है कंडक्टिंग स्फेरिकल। ठीक है, तो चाहे वो आवेशित गोलीय कोस के लिए पूछे या आवेशित गोले के लिए पूछे, डेरिवेशन अपना सेम ही है। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेयर या कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, आवेशित गोलीय कॉस या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी किस तरीके से आएगा वो चीज़ भी पता चल गई होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है अपने को किसी भी कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर के लिए या कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि तीन केस हैं इसके अंदर। अपन 3 केस का डिस्कशन करेंगे कि जब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस चालक गोले के बाहर, यानी जो अपना स्फेरिकल सेल है उसके आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पर, या एग्जाम में वो किसी एक पर भी पूछ सकता है। ठीक है, आउटसाइड पूछ सकता है, इनसाइड पूछ सकता है या सरफेस पर पूछ सकता है। अपन 3 केस लेकर चलेंगे। केस फर्स्ट में अपन आउटसाइड की बात करेंगे, केस सेकंड में अपन सरफेस की बात करेंगे और केस थर्ड में अपन इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी पता है तुम्हें कि कंडक्टिंग स्फेयर है। कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब होता है कि उसको जब भी कोई चार्ज दिया जाता है, चार्ज हमेशा उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, यानी एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और जो इंसुलेटर स्फेयर होता है उसको जब भी चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज हमेशा उसके वॉल्यूम के अंदर, यानी जहाँ पर चार्ज को दिया जाता है वहीं क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट है आउटसाइड टू द स्फेयर, यानी R इज़ ग्रेटर देन R। इसका क्या मतलब है वो भी अपन समझेंगे कि जो अपना पॉइंट P है जिसके ऊपर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, वो पॉइंट P है, वो उसकी जो डिस्टेंस है वो स्फेयर के रेडियस से क्या है, ज़्यादा है, तभी तो वो आउटसाइड होगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब बिंदु P क्या है, बिंदु P पॉइंट P वो पॉइंट है जिसके ऊपर अपने को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। जब बिंदु P गोलीय कॉस के बाहर स्थित हो। देखो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, R रेडियस का एक स्फेयर लेते हैं या स्फेरिकल सेल लेते हैं। ठीक है, ये R रेडियस का अपन ने क्या ले लिया, एक स्फेरिकल सेल ले लिया जिसकी रेडियस है कैपिटल R। ये इसका सेंटर हो गया O। जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, ये मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ये जो प्लस क्यू चार्ज देंगे अपन, तो चूंकि कंडक्टिंग स्फेयर है
और कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज दिया जाता है तो वो उसके कहाँ पर फैलता है, सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जैसे ही इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया तो जो चार्ज है वो इसके ऊपर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस प्रकार से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस चार्ज के कारण अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को आउटसाइड ज्ञात करना है। तो मैं आउटसाइड के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है और इस पॉइंट P की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। ठीक है, इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R। और इसके ऊपर जो स्मॉल एलिमेंट लिया जाएगा या फिर जो सरफेस जो एरिया है उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर से शो कर दिया है मैंने R क्या। ठीक है, तो अपने को इस पॉइंट P पर क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। और ये जो पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर या ऐसे बोल सकते हैं चालक गोले या गोलीय कोश के बाहर स्थित है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करें, सबसे पहले पिछले वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, देखो सबसे पहले तुम लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी टेक ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, we want to calculate the electric potential outside the spherical cell at the point P. The point P is located at the r distance from the center of spherical cell या conducting sphere. After then अपन क्या करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी में भी मैं बोल देता हूँ कि चित्रानुसार r त्रिज्या का एक चालक गोलीय कोश लिया जाता है या चालक गोला लिया जाता है, जिसको जैसे ही प्लस क्यू चार्ज देंगे चार्ज एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर, जो कि कहाँ पर स्थित है, गोले के बाहर स्थित है, अपन क्या ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। विद्युत विभव के लिए वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और रिलेशन अपन ने निकाला था E इज इक्वल्स टू माइनस का dV/dr। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है, उसकी नेगेटिव वैल्यू ही किसको शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, यानी विद्युत विभव की प्रवणता का ऋणात्मक मान। विद्युत विभव की प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। E इज इक्वल्स टू माइनस का dV/dr। तो यहाँ से dV इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का E/dr। इंटीग्रेशन करें क्योंकि अपने को तो V की वैल्यू याद करनी है। बाय इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E/dr। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास V इज इक्वल्स टू माइनस E/dr। अब देखो बात आउटसाइड की जा रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस प्लस क्यू चार्ज के कारण वो भी क्या ली जाएगी, आउटसाइड वाली ली जाएगी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू माइनस का E/dr। और किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो चैप्टर नंबर 2 में अपन ने गॉसेस लॉ में पढ़ा है कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसकी वैल्यू क्या होती है। और क्या वैल्यू निकल के आई थी, वो वैल्यू निकल के आई थी अपने पास E आउट इज इक्वल्स टू KQ/R², R कैप, ये वाली वैल्यू निकल के आई थी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायग्राम को मिटा रहा हूँ। Again, we know that electric field intensity due to conducting spherical cell कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, और वो कितनी थी, E आउट इज इक्वल्स टू KQ/R², R क्या, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। अब ये आर कैप डॉट डी आर ए डॉट बी बन सकता है। मैं इसको अलग से सॉल्व करूँ, ये जो आर डॉट डी आर है, आर डॉट डी आर, इसको मैं अलग से सॉल्व करूँ, साइड में भी कर सकते हो, यहाँ भी कर देते हो, ठीक है। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आर कैप डॉट डी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर डी आर कॉस थीटा, ठीक है। बट आर कैप की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आर कैप की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, और थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन भी बाहर होगी, और आर कैप यूनिट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन है वो भी किधर है, बाहर की ओर है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो आर कैप डॉट डी आर क्या बन जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर कैप की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, डी आर बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा, डी आर। वापस बोल रहा हूँ, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 हो गई। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि आर कैप और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो तुम लिख सकते हो आर कैप एंड डी आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो आर कैप डॉट डी आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी आर। तो आर कैप डॉट डी आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी आर। वी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है उसमें चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से लाया जाता है, और कितने डिस्टेंस तक ला रहे थे अपन, स्मॉल आर डिस्टेंस तक। डायग्राम में अपन ने देखा था कि कितने डिस्टेंस पर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हैं, पी पॉइंट पर, जो कि कितने डिस्टेंस पर है सेंटर से, आर डिस्टेंस पर। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यही होती है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, तो जो वर्क डन होता है और चार्ज का जो रेशियो होता है वही किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करता है, ठीक है। यानी अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य और उस आवेश का जो अनुपात होता है वो विद्युत विभव को शो करता है, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी टू आर। क्लियर? और ये कहाँ की बात हो रही है, वी आउट, आउट यानी बाहर। तो V आउट इज इक्वल्स टू के क्यू को तो बाहर निकाल दो, तो माइनस का के क्यू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर बच जाएगा इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। V आउट एक बार 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके दिखा रहे हैं, बाकी जो इंटीग्रेशन है वो अपन आगे डायरेक्ट लिखेंगे आगे के डेरिवेशन में, ठीक है। 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की पावर -2, आर की पावर -2, एक्स की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका क्या हो जाएगा, आर की पावर -2+1 और -2+1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर -2 dr, तो ये क्या आएगा अपने पास, आर की पावर -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 अपॉन आर। तो सीधे सीधे याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल्स टू आता है माइनस का 1 अपॉन आर। उधर निकाल के भी दिखा दिया है और यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ भी किया जा सकता है। तो वी आउट इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का के क्यू माइनस का 1 अपॉन आर, और लिमिट है इन्फिनिटी टू आर। माइनस साइन को बाहर निकाल दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वी आउट इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर। लिमिट रखो तो वी आउट इज इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसे ही लगाई जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आर अपर लिमिट है, इन्फिनिटी लोअर लिमिट है, तो 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो वी आउट इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास वी आउट इज इक्वल्स टू आ गया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन शो करनी नहीं है, सीधा सीधा वी आउट इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट निकल के आए वी आउट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यानी गोलीय कोष के बाहर, गोलीय रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं, गोलीय कोष के बाहर या चालक गोले के बाहर विद्युत विभव जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आउटसाइड
द स्पेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। क्लियर हो गई। तो इस रिजल्ट को अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है कि चालक गोले के बाहर जो कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है उसके बाहर जो विद्युत विभव होता है वो हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि पॉइंट चार्ज के कारण ये सिर्फ क्या होता है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि यहाँ पर किसके है, आर स्क्वायर के। क्लियर हो गई बात। तो ये तो था अपना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो अपन ने बात की है वो बात की है गोलीय कॉस के बाहर बिंदु पर विद्युत विभव की। यदि यही केस सेकंड होता आगे कि केस सेकंड क्या होगा, एट द सरफेस, यानी यदि अपन पॉइंट पी है वो कहाँ पर ले लें, सरफेस के ऊपर ले लें, और सरफेस के ऊपर फिर क्या याद करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करें। तो देखो या तो एक तरीका ये है कि आप पूरे डेरिवेशन को दोबारा करो, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस प्रकार से, अगर मैं इसी में तो आपको तुम्हें बाद में समझाऊंगा, क्योंकि सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में सिर्फ क्या होगा, लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर आ जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या है उसकी, कैपिटल आर, रेडियस क्या है उसकी, कैपिटल आर। या फिर अगर पूरा डेरिवेशन करते हैं अपन तो देखो कैसे, केस सेकंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग चार्ज्ड स्पेरिकल सेल या स्पेयर, ठीक है, यानी R इज इक्वल्स टू आएगा R। डायग्राम कैसे बनेगा, ये अपना कंडक्टिंग स्पेयर, रेडियस है इसकी कैपिटल R, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं P, ये भी कितना होगा, कैपिटल R ही होगा। तो यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल्स टू R। इसके ऊपर R कैप, चार्ज दिया अपन ने प्लस Q, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर वही कंडीशन, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr, तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का E डॉट dr। E सरफेस कहाँ की बात की जाएगी, एस ई सरफेस, और ई एस जो होता है वो भी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। वैल्यू पुट कर दें तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक बार के लिए आर स्क्वायर आर कैप डी आर। ए डॉट बी, आर डॉट डी आर को क्या लिखा जा सकता है, डी आर, पहले भी याद किया अपन ने, आर डॉट डी आर इज इक्वल्स टू आएगा डी आर। वैल्यू पुट कर दो तो V इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम वही डेरिवेशन कर रहे हैं जो अभी अपन ने पिछले केस में किए। सिर्फ चेंज कहाँ पर होगा, चेंज ये होगा, इसका अपन ने क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया। सरफेस की बात की है तो वी एस इज इक्वल्स टू आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब सरफेस के लिए फॉर सरफेस R इज इक्वल्स टू R, तो वी एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सरफेस के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। R है, रेडियस है, फिक्स है, चेंज नहीं होगी, तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। चार्ज फिक्स है, K कांस्टेंट है, R रेडियस फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर सब चीज़ें क्या हैं, फिक्स हैं। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आउटसाइड बात कर चुके हैं और सरफेस पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे इनसाइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, और कहाँ पर बात करेंगे, इनसाइड द स्पेयर। थैंक यू, धन्यवाद।